नमस्ते जी। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको नेशनलिज्म के बारे में बताना चाहती हूँ कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म इज़ अ feeling that people have of being loyal to and proud of their country। नेशनलिज्म एक देशभक्ति की भावना होती है जिसमें लोग जो हैं वो अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होते हैं और अपने देश के ऊपर पूरा गर्व महसूस करते हैं। Till mid-19th century, Europe was divided into various monarchical absolutist states with diverse people highlighting different cultures and languages. There was lack of collective identity or a common culture among the people of these absolutist states. A common allegiance to the monarch was the only binding force. देखिए, मिड 19th सेंचुरी में, मध्य 19वीं शताब्दी में यूरोप जो था वो अलग अलग राजतंत्रों में, निरंकुश राजतंत्रों में बटा हुआ था, जहाँ पे अलग अलग संस्कृति के और अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। और यहाँ पे जो लोग रहते थे उन सब लोगों में जो सामूहिक पहचान का भाव था उसकी कमी थी, और उन लोगों को सिर्फ इसी एक पॉइंट से बंधा हुआ माना जाता था कि वहाँ पे राजतंत्र है, मतलब राजा के शासन के अंदर उनको रहना होता है। However, in the 19th century, nationalism rose as a new force against autocratic system and propagated to the ideas of liberalism और equality। अब 19th सेंचुरी में राष्ट्रवाद जो है वो एक अभिजात तंत्र के अगेंस्ट एक शक्ति के रूप में उभरा और इसने उदारवाद का और समानता का विचार प्रस्तुत किया। It brought about sweeping changes in political and mental world of Europe। और इसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। Now nation states emerged in place of multinational dynastic empires by those who shared a common history। अब देखिए, नेशन स्टेट क्या होते हैं, राष्ट्र राज्य क्या होते हैं? ऐसे राज्य जहाँ पे एक ही लैंग्वेज होती है और सभी को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, अलग अलग राजवंशों के स्थान पर एक नेशन स्टेट राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। England and France were the first countries in Europe to emerge as independent nation states। और सबसे पहले इंग्लैंड और फ्रांस ऐसे देश थे जो यूरोप में स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर सामने आए थे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द रिवॉल्यूशन इन 1789। अब सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति हुई थी वो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में हुई थी। और फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो 1789 में हुआ था, जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। When people revolted against the despotic rule of Louis XVI, जब लोगों ने अपना जो उनका रूलर था लुई 16वां उसके विरोध में आंदोलन किए थे। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिजल्ट क्या निकले थे? फर्स्ट, द रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सवर्जनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। अब यहाँ पे जो क्रांति हुई उससे राजतंत्र के स्थान पर अब जो शासन था वो फ्रेंच के नागरिकों के हाथों में चला गया था। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। और क्रांति में ये घोषणा की गई कि अब देश का जो भाग्य है वो राष्ट्र के संविधान के अनुसार और उसके नागरिकों के ऊपर निर्भर रहता है। इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रांटेड, और एक ही संविधान के अंतर्गत सबको समान अधिकार देने की गारंटी दी गई थी।
The ideas of La Patria, the fatherhood, and La Citoyenne emphasize the notion of a united community. अब यहाँ पे ला पैट्रिया यानी जो जिनकी भूमि है उनके ऊपर उनका अधिकार दिया गया, और एक समाज की सामूहिक समाज की स्थापना करने के लिए फ्रांस के नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार दिए गए थे. द स्टेट जनरल और द फ्रेंच पार्लियामेंट वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. अब स्टेट जनरल जो थी और फ्रांस की पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, इसका निर्माण सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाना था. Many measures and directives were introduced by French revolutionaries to create the sense of collective identity. अनेक प्रकार के मापदंड बनाए गए जिनसे कि फ्रांस के लोगों में सामूहिकता की पहचान को पैदा किया जा सके. Uniform laws for all citizens were introduced by a centralized administrative system. और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए जो कि एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली के अनुसार बनाए गए थे. रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. अब जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां थी, रीजनल डायलैक्ट्स होता है क्षेत्रीय बोलियां जो एक क्षेत्र में बोली जाती हैं, उन सब को डिस्करेज किया गया, उन सब को निरुत्साहित किया गया, और फ्रेंच जो भाषा थी वो पूरे राष्ट्र की एक भाषा बन गई थी. विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म. और इस प्रकार से ये जो क्रांति का वॉर हुआ, इससे फ्रांस की जो सेना थी वो राष्ट्रवाद के आइडिया को, राष्ट्रवाद के विचार को इसने दूसरे देशों में भी फैलाया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेपोलियनिक कोड. अब ये नेपोलियनिक कोड क्या था? इसको सिविल कोड भी कहा जाता है, जो कि 1804 में 1804 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था. नेपोलियनिक कोड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन, और अकॉर्डिंग टू दिस all privileges based on birth established equality before the law and secured the right to property. अब नेपोलियनिक कोड के अनुसार जितने भी प्रिविलेजेस होता है, विशेषाधिकार, जन्म से ही कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे, उन सब को वापस ले लिया गया था. सभी को कानून के सामने समानता का अधिकार दिया गया था और सभी का संपत्ति का अधिकार की सुरक्षा प्रदान की गई थी. In many parts of Europe, like in the Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany, he simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. इसने क्या किया? नेपोलियन ने जितने भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था, प्रशासनिक विभाजन किया. फ्यूडल सिस्टम का मीन्स होता है सामंत जो प्रणाली थी, उस सामंत प्रणाली का इसने ख़त्म कर दिया था, और किसान लोग जो थे उनको दास प्रथा से मुक्ति दिलवाई, और जितने भी मेनोरियल ड्यूज थे उन सबको हटा दिया गया था. ही ऑल्सो रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द टाउन. और उसने गिल्ड्स, यहाँ पे क्या होता है, गिल्ड्स आर द ग्रुप ऑफ मर्चेंट और ट्रेडर्स. इनको श्रेणी भी कहा जाता है, गिल्ड भी कहा जाता है. शहरों में ये व्यापारियों का ग्रुप होता था. पहले इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, परंतु नेपोलियनिक कोड के अनुसार इन सब रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को हटा दिया गया था. ही लेड स्ट्रेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग सिस्टम. और उसने अनेक रचनात्मक कार्य किए, जैसे यातायात, संचार के और बैंकिंग प्रणाली में काफ़ी सुधार किए थे. The peasant workers, businessmen, traders and even the common people enjoyed these new reforms. और जितने भी किसान लोग थे, मजदूर लोग थे या बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, और सामान्य लोगों ने भी इन नए सुधारों को पूरी तरह से आनंद उठाया था. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण. Till the middle of the 19th century, Europe countries were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. देखिए 19वीं सेंचुरी के मध्य तक यूरोप जो है वो निरंकुश राजतंत्र के अधीन था,
और जहाँ पर अलग अलग लोग रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, द हैब्सबर्ग डेंसिटी रूल्ड ओवर रीजन्स ऑफ द ट्रॉयल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia, German speaking Sudetenland, as well as Bohemia and Polish speaking Galicia kingdoms were divided into duchies. Cantons and their rulers had autonomous territories. अब जो भी ये राजा बताए आपको, इन सब का अपने अपने क्षेत्रों पर पूर्ण अधिकार था। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class, और सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो भूमिपति अभिजात वर्ग था वो एक महत्वपूर्ण वर्ग था। The member of this class spoke French for purpose of diplomacy and in high society. अब इस वर्ग के जो लोग थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। उनका उद्देश्य क्या था? अपने आप को ज़्यादा हाई सोसाइटी का, उच्च समाज का प्रदर्शित करना। Their families were generally linked by ties of marriage, और उनके परिवार जो होते थे आपस में शादी के संबंधों द्वारा जुड़े होते थे। The dominant class, however, was a small group. यद्यपि ये जो क्लास थी इन संख्या में बहुत कम थी। A major part of the population consisted of the peasantry, मतलब जो ये अमीर लोग थे ये संख्या में कम थे और ज़्यादा जो संख्या थी वो किसान लोगों की थी। With the growth of industrial production and trade in western and parts of Central Europe, a number of towns and commercial classes whose existence was based on production for the market emerged. और जैसे जैसे औद्योगिक प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ता चला गया और यूरोप के सेंट्रल पार्ट्स में, केंद्रीय भागों में, वेस्टर्न पार्ट्स में ट्रेड बढ़ता गया, तो a number of towns and commercial classes whose existence was based on production for the market emerged. तो एक ऐसा ग्रुप, ऐसा सामाजिक वाणिज्यिक वर्ग सामने आया जिनको कि पूरी तरह से जो कि बाजार के ऊपर निर्भर रहता था। In the wake of industrialization in Europe, new social group which include a working classes population and middle classes consisting of industrialists, businessmen, professionals also emerged. और इसी समय में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई जिससे नए सामाजिक ग्रुप, जिसमें कि वर्किंग क्लास की जो पॉपुलेशन थी, कर्मचारी वर्ग जो था, और मध्य वर्ग जो था जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट को और जितने भी प्रोफेशनल्स लोग होते हैं उन सबको शामिल इसमें किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिडिल क्लास में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है, तो आपके जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इन सबको आपके मिडिल क्लास में शामिल किया जाता है। It was among the educated liberal middle classes that idea of national unity gained popularity and aimed at the abolition of aristocratic privileges and unity among people on rational basis. और यहाँ पे जो भी पढ़ा लिखा वर्ग था, उदारवादी जो लोग थे और मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता का जो विचार था उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध किया, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं, अभिजात वर्ग के जो विशेष अधिकार हैं, उन सबको ख़त्म करना था। नाउ लिबरल नेशनलिज्म, द आइडिया ऑफ liberalism was another important factor which promoted the sense of nationalism and the nation state. अब उदारवादिता का जो विचारधारा है वो एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसने कि राष्ट्रवाद की और राष्ट्र स्टेट की जो विचारधारा थी उसको और ज़्यादा बढ़ाया। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म मीन्ट फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब देखिए जो नया मध्यम वर्ग था उनके लिए उदारवाद का मीन्स क्या था? उनके लिए उदारवाद का मीन्स ये था कि कोई भी जो व्यक्ति है वो उसको आज़ादी देना और कानून के सामने उसको समान अधिकार दिए जाने चाहिए। पॉलिटिकली इट स्टूड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट,
और राजनीतिक रूप से इसका मतलब था कि संतुष्टि के साथ किसी सरकार का निर्माण किया जाना चाहिए। और इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म emphasized द फ्रीडम ऑफ मार्केट फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल इन फेवर ऑफ द ट्रेडर्स। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ ये था कि जो भी बाजार में चीज़ों का जो आवागमन है उसको बिना किसी रुकावट के वो किया जा सके। In 1834, a custom union और जोल्वेराइन was formed by पर्शिया। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके पास कि ये जो कस्टम यूनियन है या जोल्वेराइन है वो कब फॉर्म्ड किया गया। ये 1834 में फॉर्म्ड किया गया था, बनाया गया था जोल्वेराइन, जो कि एक संघ है। और इसका निर्माण जो है ये पर्शिया के द्वारा किया गया था, पर्शिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। It abolished the tariff barriers and wave of economic nationalism strengthened। इसने जितना भी टैरिफ की जो बाधाएं थी, जो भी मतलब टैक्सेस लगाए जाते थे ट्रेड के ऊपर, उन सबको ख़त्म कर दिया। और इसने राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको और ज़्यादा बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, एक नया रूढ़िवाद 1815 के बाद। Although the spirit of nationalism and liberalism emerged as the outcome of the French Revolution with the defeat of Napoleon in 1815, the conservative powers of Europe changed those forces। अब देखिए, वैसे तो यूरोप में राष्ट्रवाद की और उदारवाद की जो भावनाएं थी वो पैदा हो रही थी। और जब नेपोलियन की हार हो गई थी 1815 में वाटरलू में, तब भी यहाँ पे जो कंजर्वेटिव पावर्स थी, रूढ़िवादी जो शक्तियाँ थी, वो बहुत शक्तिशाली होती जा रही थी। कंजर्वेटिज्म वाज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी विच emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम। देखिए, कंजर्वेटिज्म जो है, रूढ़िवादिता जो है, वो एक राजनीतिक दर्शन है जो कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उनके ऊपर और जितने भी संस्थाएं और जो भी कस्टम हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा से ज़्यादा बल देती है। कंजर्वेटिस्ट प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। अब ये जो रूढ़िवादी लोग हैं ये धीरे धीरे जो विकास होता है उसको प्रेफर करते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। They believed that a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economic, along with the abolition of feudalism and serfdom, could strengthen the autocratic monarchies of Europe। इनका ये विश्वास था कि आधुनिक सेना और एक संपूर्ण जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, और एक डायनेमिक इकोनॉमी, एक गतिशील अर्थव्यवस्था, इसके साथ साथ अगर फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर दिया जाए और दास प्रथा को भी ख़त्म कर दिया जाए तो इससे यूरोप का जो अभिजात तंत्र है अब उसको और ज़्यादा शक्ति मिलेगी। इन 1815 यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe। 1815 में यूरोपिया की जो शक्तियाँ थी, यूरोपियन शक्तियाँ जो थी, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था, ये सभी के सभी लोग वियना में मिले थे। द मेन objective of treaty was to undo most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War under the Treaty of Vienna। अब इनका मेन उद्देश्य क्या था इस ट्रीटी का जो 1815 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि भी इसको कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन ने वॉर के समय में जो भी परिवर्तन करे थे, युद्ध के समय में जो भी परिवर्तन किए थे, उन सबको वापस कर दिया जाना चाहिए। अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना द फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन। अब जब ये ट्रीटी की गई, जब ये संधि की गई तो इसमें कुछ स्टेप उठाए गए थे। फर्स्ट,
द बुर्बोन डेंसिटी वॉज रिस्टोर टू पावर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि बुर्बो राजवंश जो था उसको दोबारा से स्थापित किया गया था। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स वॉज सेट अप इन द नॉर्थ। नीदरलैंड का जो राज्य था उसको उत्तर में स्थापित किया गया। द जिनोवा वॉज एडिड टू पिडमोंट इन द साउथ। और जिनोवा जो क्षेत्र था उसको पिडमोंट में, जो कि दक्षिण में है, उसमें शामिल कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया, पर्शिया एंड रशिया एक्वायर्ड लार्जर टेरिटरीज। ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रशिया जो हैं उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों पर ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। न्यू लॉज फॉर सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेसिंग ऑल लिबरल एक्टिविटीज़ वर फॉर्म्ड। और नए नए कानून बनाए गए जिससे कि प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाया जा सके और जितनी भी उदारवादी गतिविधियां हैं उनको ऊपर दबाव डाला जा सके। द रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन फर्स्ट मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। देखिए 1815 के बाद रिप्रेशन फोर्स्ड मीन्स का जो शोषण था उसने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर किया। दे सेट अप सीक्रेट सोसाइटीज़ इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड ओवरथ्रोन कंजर्वेटिव रेजिम। उन्होंने अपनी अपनी सीक्रेट सोसाइटी मीन्स रहस्यवादी समाज की स्थापना की जहाँ पर वो क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देते थे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो रूढ़िवादी लोग थे उनको उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वन सच इंडिविजुअल वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरीज नेम्ड जूसेप मेज़नी। ऐसा ही एक इटली का क्रांतिकारी हुआ है जिसका नाम है जूसेप मेज़नी। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी but in 1831 he was sent into exile for attempting a revolution in Liguria। वह भी कार्बोनेरी की एक सीक्रेट सोसाइटी का रहस्यवादी समाज का एक मेंबर बना था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कार्बोनेरी क्या होता है। तो कार्बोनेरी जो है वो एक सीक्रेट सोसाइटी होती है, एक समाज होता है, गोपनीय समाज होता है, उसका मेंबर बना था। परंतु 1831 में लिगुरिया में क्रांति करवाने के कारण उसको देश से निष्कासित कर दिया गया था। He subsequently founded two more secret societies, first Young Italy in Marseille and then Young Europe in Bern। तब उसने आगे जाकर के दो और सीक्रेट सोसाइटीज़ का निर्माण किया। पहली थी यंग इटली मर्साइल्स में और दूसरी थी बर्न में यंग यूरोप। Following his model, many underground societies were found in Germany, France, Switzerland and Poland। और उन्हीं के मॉडल को फॉलो करते हुए, उनके आदर्श को फॉलो करते हुए अनेक देशों में सीक्रेट सोसाइटीज़ का निर्माण किया गया। He wanted to unite Italy into a united republic within a wider alliance of Europe। और वो क्या चाहता था, अलायंस ऑफ नेशन, वो चाहता था कि जो इटली है उसको पूरे के पूरे राष्ट्रों के साथ मिला करके एक यूनाइटेड रिपब्लिक का निर्माण किया जाए। द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830-1848 क्रांतियों का युग भी कहा जा सकता है और समय भी। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 में 1830 में जुलाई में 1830 में फ्रांस में पहली क्रांति हुई। Consequently, the Bourbon dynasty, which has been restored to power during the conservative reaction after 1815, was now overthrown by liberal revolutionaries who installed constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। बुर्बो डेस्टिनी को, जो कि बुर्बो वंश जो था उसको पुनर्स्थापित किया गया, जिसको 1815 के में ओवरथ्रोन कर दिया गया था, उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया। और जो भी लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, उदारवादी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अब इसको उखाड़ फेंका था और यहाँ का एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। राजा जो थे लुई फिलिप को यहाँ का हेड मुखिया बनाया गया था। द जुलाई रिवोल्यूशन ऑल्सो लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। और जुलाई की क्रांति के कारण ही बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम से अलग कर दिया गया था।
The growing revolutionary nationalism in Europe sparked an uprising for independence amongst the Greeks, which started in 1821. और यूरोप में जो ये राष्ट्रवाद की भावनाएं फैल रही थी, क्रांति फैल रही थी, इससे ग्रीक में, यूनान में भी लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया था और ये 1821 में शुरू हुआ था. आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल that took place, the Treaty of Constantinople of 1832 reorganized Greece as an independent nation. और यहाँ पे एक ट्रीटी हुई जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि कहा जाता है, कस्तुनतुनिया की संधि इसको कहा जाता है, जो कि 1832 में हुई थी. इसके द्वारा यूनान जो था उसको एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था. नाउ द यूरोपियन रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग. अब यूरोपीय प्राकृतिकवाद और राष्ट्रीय भावनाएं. Along with the wars, the territorial expansion which led to the development of nationalism culture also played an important role in expressing and shaping nationalist feelings. अब देखिए, जैसे जैसे युद्ध के दौरान और जैसे जैसे क्षेत्रों का विस्तार किया गया, इससे लोगों के बीच में राष्ट्रवादी संस्कृति ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा की गई. नाउ रोमांटिसिज्म, ये क्या होता है? प्राकृतिकवाद या रूहानीवाद क्या होता है? इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन होता है. रोमांटिसिज्म क्या है? ये एक कल्चरल मूवमेंट होता है, एक सांस्कृतिक आंदोलन होता है, which sought to develop a particular form of nationalist sentiment through creating works like painting, literature, folk songs and folk dances etc. इसमें लोग जो हैं, जो नागरिक हैं, उनके अंदर राष्ट्रीयवाद की भावनाएं पैदा की जाती हैं पेंटिंग के द्वारा, साहित्य के द्वारा, लोक गीतों के द्वारा, लोक डांस के द्वारा. The glorification of reason and science was criticized by romantic artists and poets. They focused on emotions, intuitions, and mystical feelings. They made efforts to create a sense of a shared collective heritage, a common culture passed as the basis of a nation. अब यहाँ पे जो ये रूहानी जो कलाकार हैं, ये तर्क और साइंस की आलोचना करते हैं और भावनाओं को, ध्यान को और जो रहस्यवादी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं. और इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों में एक सामूहिक जो मतलब सामूहिक उनका जो विरासत है, उनका जो कल्चर है, उसके प्रति भावनाएं पैदा करना. लैंग्वेज टू प्लेड अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. भाषा जो है वो भी राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. व्हेन रशिया ऑक्यूपाइड पोलैंड, द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल. जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर अपना अधिकार किया तो पोलिश भाषा को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन लैंग्वेज. और जो पोलिश भाषा थी उसका स्थान रशिया भाषा ने ले लिया था. In 1831 an armed rebellion took place against Russian rule. 1831 में रशियन शासकों के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह किया गया, आंदोलन किया गया. Through it was ultimately crushed. It had far-reaching consequences on the people and land community of Poland. वैसे तो इसको दबा दिया गया था जो ये रिवोल्ट हुआ, परंतु फिर भी इसके प्रभाव जो हैं लोगों के दिमाग में काफ़ी दिनों तक रहे थे. In Poland, many members of the clergy began to use Polish language as a weapon of national resistance. पोलैंड में अनेक पादरी लोगों ने पोलिश भाषा को अपने राष्ट्रीय विरोध के रूप में के हथियार के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया था. Thus the use of Polish resulted in the form of struggle against Russian dominance. और इस प्रकार से पोलिश भाषा का जो यूज़ किया गया वो रशिया के प्रभुत्व के विरुद्ध एक संघर्ष के रूप में इसका यूज़ किया गया था. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. भूख, कठिनाई और प्रसिद्ध आंदोलन. यूरोप एक्सपीरियंस्ड ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830s.
यूरोप में 1830s का जो समय है वहाँ पे बहुत ही आर्थिक संकट पैदा हो गए थे। During the first half of the 19th century, population increased immensely all over Europe. 19th सेंचुरी के हाफ में 19वीं शताब्दी के आध में वहाँ की जो यूरोप में जनसंख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन मोस्ट कंट्रीज द नंबर ऑफ पर्सन सीकिंग जॉब्स वाज मोर देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब रोजगार के अवसर इतने नहीं थे जितने कि काम ढूंढने वाले लोग थे। A number of people from rural areas migrated to urban areas in search of employment and lived in overcrowded slums. जो काफ़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो थे वो शहरी क्षेत्रों में माइग्रेट हो रहे थे, जा रहे थे रोजगार की तलाश में, और वहाँ पे जो गंदी बस्तियाँ थी वहाँ पे रह रहे थे। Small producers in town often face stiff competition from imports of cheap machine goods from England, where industrialization was far from more advanced. और जो जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर थे, छोटे छोटे जो उत्पादक थे, उनको कंपटीशन प्रतिस्पर्धा फेस करनी पड़ रही थी। जो कि इंग्लैंड से आने वाला माल था, मशीनों से बना हुआ माल, वो बहुत ज़्यादा सस्ता था क्योंकि वहाँ पे उद्योगीकरण हो चुका था। In those regions of Europe where the aristocracy was still in power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. यूरोप में जहाँ अभी भी अरिस्टोक्रेसी जो थी, अभिजात वर्ग जो था, जो कि सत्ता में था, वहाँ पे अभी भी किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा था और वो अभी भी सामंत जो ड्यूज थे उनके अंडर, उनके बोझ में दबे हुए थे। अनेक प्रकार के प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए गए थे। The rise of food prices stemming from a year of bad harvest resulting in widespread revolt in town and country. और प्राइजेस जो थे गुड्स के वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ गए थे और उनकी जो क्रॉप थी वो ख़राब हो गई थी, जिसके कारण रिवोल्ट शुरू हुआ। और फॉर एग्जांपल इन द ईयर 1848 फूड स्टोरेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रोट द पॉपुलेशन ऑफ पर्शिया आउट ऑन द रोड। और इन सब कारणों से रशिया की जो जनता थी वो सड़कों पर विद्रोह करने के लिए आ गई थी। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। और लुई फिलिप्स जो कि वहाँ के राजा बनाए गए थे, उनको अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848, 1848 में उदारवादियों की क्रांति। A revolution parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many countries of Europe in the year 1848 was led by educated middle classes. अब ये जो रिवोल्ट था 1848 में जो रिवोल्ट हुआ, इसका प्रतिनिधित्व जो था वो मध्य वर्ग के जो पढ़े लिखे वर्ग था उनके द्वारा किया गया था। Events of February 1848 in France led to the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage was proclaimed. यहाँ पे फरवरी में जो घटनाएं हुई 1848 में फ्रांस में, उसने राजतंत्र को तो हटा दिया और गणतंत्र के आधार पर सार्वभौमिक जो पुरुष थे उनको वोट देने का अधिकार की घोषणा की गई थी। The National Assembly proclaimed a republic and granted suffrage to all adults above the age of 21 years. और नेशनल असेंबली में घोषणा की गई कि जितने भी 21 ईयर के, जितने भी 21 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। सफरेज का मीन्स होता है राइट टू वोट। सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। तो 21 वर्ष के जितने भी पुरुष व्यक्ति होंगे, एडल्ट्स होंगे, वयस्क पुरुष होंगे, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। द चेंजेस इन फ्रांस इंस्पायर्ड मैन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस ऑफ जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर टू फाइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। और इससे ये जो परिवर्तन हुआ, इससे महिलाओं को और पुरुषों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, जिससे कि उन्होंने अपने राष्ट्र के एकीकरण के लिए फाइट करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया था। द लिबरल्स टुक एडवांटेज ऑफ द पॉपुलर अनरेस्ट, प्रिविलेजिंग
prevailing in the society and demanded the creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of association. अब उदारवादी जो थे उन्होंने इस का बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाया और उन्होंने डिमांड की एक संविधान की और फ्रीडम ऑफ प्रेस के फ्रीडम के जो प्रेस है उसके आज़ादी दी जानी चाहिए और संगठन बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे डिमांड की थी. In German regions, middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt. और जर्मन क्षेत्रों में जितने भी मध्य वर्ग के व्यावसायिक लोग थे और काश्तकार लोग थे वो सभी के सभी इकट्ठा होकर के फ्रैंकफर्ट के शहर में इकट्ठा हुए. हेयर दे डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशन असेंबली, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी जर्मन के लोग हैं उन सबको राइट टू वोट दिया जाना चाहिए. ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर पोजीशन इन फ्रैंकफर्ट असेंबली. 831 चुने हुए प्रतिनिधि जो थे वो फ्रैंकफर्ट की असेंबली में इकट्ठा हुए एंड दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन और एंड प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची हेडेड बाय फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑफ पर्शिया. और यहाँ इन्होंने क्या कहा कि जितने भी ये लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हुए और इन्होंने कहा कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो है इनको वहाँ का असेंबली का जो वो है लीडर बनाया जाए, इनको राजा वहाँ का बनाया जाए. But when the crown was offered to William IV, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. परंतु जब विलियम फोर्थ को ये सिंहासन दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और दूसरे राजतंत्रों के साथ मिल कर के इन्होंने असेंबली का जो सभा थी उसका विरोध किया. Thus the hope of people was believed, और इस प्रकार लोगों की जो आशाएं थी वो ख़त्म हो गई थी. Though the Frankfurt Parliament failed to unite Germany, it had far-reaching consequences on Germany. यद्यपि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी वो अपने उद्देश्य में फेल हो गई बट फिर भी इसके जर्मनी के ऊपर काफ़ी लंबे प्रभाव पड़े थे. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement in which a large number of women had participated in the liberal and national movement in European countries. देखिए अब राजनीतिक अधिकारों को लेकर के महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को लेकर के यहाँ पे एक अंतर विरोध चला हुआ था और महिलाएं जो थी यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलनों में भाग ले रही थी. वीमेन फॉर्म्ड देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन. अब महिलाओं ने क्या किया, अपनी राजनीतिक परिस्थितियाँ दिखाने के लिए उन्होंने अपने अपने ये जो संगठन बनाना शुरू कर दिया था. फाउंडेड न्यूज़पेपर, अपने अपने न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन. और जितनी भी राजनीतिक सभाएं होती थी उनमें भाग लेना और प्रदर्शन में भाग लेना शुरू कर दिया था. However, they were still denied the right to vote during the election of the assembly. यद्यपि अभी भी उनको वोट का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था. They could not enter the Frankfurt Parliament as representative but attended only as observers. उनको अभी भी पार्लियामेंट में फ्रैंकफर्ट संसद में प्रतिनिधि के रूप में एंट्री करने की परमिशन नहीं थी, वो सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह यहाँ पे जा सकती थी. लिबरल मूवमेंट्स वर सप्रेस्ड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन 1846. अब वैसे तो ये जो मूवमेंट हुए इनको दबा दिया गया था बट फिर भी 1846 में दे कुडंट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर एंड मोनार्क हैव टू ग्रांट कंसेशन to liberal nationalist revolutionary suffragam and bounded labor were abolished. परंतु इन सब का ये प्रभाव हुआ कि जो भी मतलब जो दास प्रथा थी और जो भी बंधक व मजदूरी जो लोगों से कराई जाती थी उन सब को ख़त्म कर दिया गया था. The making of Germany and Italy, unification of Germany under the leadership of Persia. देखिए आज हम जर्मनी के और इटली के एकीकरण के विषय में पढ़ेंगे
और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो पर्शिया के नेतृत्व में हुआ था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फ्रैंक पार्लियामेंट में एक असेंबली हुई थी जो कि फेल हो गई थी। Failure of Frankfurt Parliament made it clear that German unification had to come through combined forces of the monarchy and the military, supported by the large land owners called Junkers. देखिए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के फेल हो जाने के बाद, असफल हो जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो तभी हो सकता है जब राजतंत्र और सेना के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े जमींदार जो हैं उन सब का भी सहयोग इसको मिलेगा। देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स में आपको जुंकर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि जुंकर्स कौन थे। दे वर द लार्ज लैंड ओनर्स, बड़े बड़े जमींदार थे जिनको जुंकर्स कहा जाता था। From 1848, Persia took on the leadership of the movement of national unification. और 1848 में पर्शिया जो है उसने देश के एकीकरण की कमांड अपने हाथों में ले ली थी। बिस्मार्क द चीफ ऑफ पर्शिया, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिस्मार्क कौन था, तो ये पर्शिया का चीफ मिनिस्टर था, मुखिया था। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और वो इस प्रक्रिया का मीन्स जर्मनी के यूनिफिकेशन की, एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका वास्तुकार था। He accomplished with the supreme task of unification of Germany with the help of the Persian army and bureaucracy. और उसने जर्मनी के एकीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए पर्शियन आर्मी की, पर्शिया की जो आर्मी थी, सेना थी और नौकरशाही जो थी उसकी हेल्प ली थी। He fought 3 wars in 7 years, और उसने 3 वॉर करे थे, 3 युद्ध लड़े थे 7 ईयर्स में, 7 सालों में, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। एंडेड इन पर्शिया विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और ये जो वॉर थे इसमें पर्शिया की जीत हुई और जीत के साथ ही इनका जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी वो पूर्ण हो गई थी। नाउ इन 18 जनवरी 1871, an assembly gathered in Hall of Mirror in the Palace of Versailles, gathered to proclaim the new German Empire headed by Caesar William I of Persia. अब 18 जनवरी 1871 को वर्साइल के महल में, जो कि एक शीशों का महल था, वहाँ पे एक सभा हुई जिसमें ये घोषणा की गई कि जर्मन का जो राजा होगा, कि जर्मन एम्पायर जो है उसमें केसर विलियम प्रथम को पर्शिया का राजा घोषित किया जाएगा। ये जर्मन एम्पायर आपको यहाँ पे दिखाया गया है मैप में, इसका जो राजा होगा केसर विलियम, यहाँ पे राजा यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण कैसे हुआ था? द डेडिकेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ द 3 ग्रेट लीडर्स मैजनी, कावूर एंड गैरीबाल्डी हेल्प्ड यूनिफाई इटली लाइक जर्मनी। देखिए, अब इटली जो देश है इसके यूनिफिकेशन में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये 3 लोग कौन कौन है? मैजिनी है, कावूर है और गैरीबाल्डी, जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाइक जर्मनी, इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अब जर्मनी की तरह ही इटली का भी एक जो इतिहास है वो बिखरा हुआ था, मतलब इटली जो था वो भी बटा हुआ था। इटालियंस वर scattered over different dynastic states as well as over the multinational Habsburg Empire. इटली जो था वो अलग अलग वंशों में बटा हुआ था और अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग इसके ऊपर शासन करते थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was under the rule of an Italian king. देखिए, अब जो इटली है वो पूरा का पूरा जो इटली है वो 7 स्टेट्स में इसको बांटा गया था, और इसमें से सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट जो है, जो कि
उसके ऊपर सिर्फ एक इतालवी राजा का शासन था। मतलब पूरी की पूरी जो इटली है उसके ऊपर अलग अलग लोगों का शासन था। मतलब इटली है तो इटली में इटली के राजाओं का ही शासन होना चाहिए, बट सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट में ही इटली के राजाओं का शासन था और उसके अलावा अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोगों का शासन था। The north, the central part and the southern states were under the Austrian control. अब जितना भी उत्तरी भाग, केंद्रीय भाग और दक्षिणी की जो स्टेट्स थी वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थी। द पोप एंड द डोमिनेंस ऑफ द बुर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे पोप का और बुर्बोन राजाओं का शासन था। ड्यूरिंग द 1830s, Giuseppe Mazzini, the leader of the Republican Party, sought to unite these regions into an Italian republic. और यहाँ पे 1830 में ज्यूसेप मैज़नी जो कि लीडर थे रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन की प्रोसेस को शुरू किया। वाइल इन एग्जाइल इन 1831 ही ऑर्गेनाइज्ड अ न्यू एसोसिएशन थ्रू अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया, मीन्स एक गोपनीय समाज की स्थापना की जिसे यंग इटली कहा जाता है। दाउ इट वॉज फाउंडेड टू ब्रिंग अबाउट रीजनरेशन ऑफ इटली थ्रू एजुकेशन, द एफर्ट्स वर क्रस्ड इन 1831 एंड 1848। यद्यपि ये जो हैं वो इटली का रीजनरेशन करना चाहते थे, पुनर्निर्माण उसका करना चाहते थे शिक्षा के थ्रू, परंतु उनके इन प्रयासों को दबा दिया गया था। The responsibility of unifying the Italian state through war now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II। अब देखिए ये जो है मतलब इटली को यूनिफिकेशन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एकीकरण करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वहाँ के शासक जो कि विक्टर एमेनुअल सेकंड हैं उनको दे दी गई थी। ये मैप में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे किंगडम ऑफ सार्डिनिया है, किंगडम ऑफ लोम्बार्डी है, यहाँ पे सार्डिनिया पिडमोंट है, यहाँ पे किंगडम ऑफ द टू सिसलीज है। ठीक है, ये आपको इटली का मैप यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके बाद Now, Cavour was to secure the support of Garibaldi, who was the hero of Red Shirt Revolutionary Movement। अब कावूर जो था ये कौन था, मैंने आपको पहले ही बताया कि इटली के यूनिफिकेशन में कावूर ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ही वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी और नॉट अ डेमोक्रेट। वो ना तो एक रिवोल्यूशनरी था, ना तो एक क्रांतिकारी था, ना ही एक प्रजातांत्रिक था। बट फिर भी इटली के यूनिफिकेशन का जो आंदोलन हुआ उसमें इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ही इज़ नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली। उसको इटली का वास्तविक निर्माणकर्ता माना जाता है। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। और उसने बहुत ही कूटनीतिक संधि की फ्रांस के साथ, और जिसमें कि वो ऑस्ट्रियन को हराने में सक्सेसफुल हो गया था 1859 में। नाउ कावूर वॉज एबल टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ गैरीबाल्डी हु वॉज द हीरो ऑफ रेड शर्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। और अब उसको गैरीबाल्डी का मीन्स कावूर को गैरीबाल्डी का समर्थन भी मिल गया था। गैरीबाल्डी जो हैं ये रेड शर्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के हीरो थे, नायक थे। रेड शर्ट, लाल कमीज, क्रांतिकारी आंदोलन जिसको बोला जाता है, तो इसका नेता कौन था, इसका नेता था गैरीबाल्डी। ठीक है, इसके नेता गैरीबाल्डी थे। In 1860, Giuseppe Garibaldi, with a large number of armed volunteers, marched into South Italy and the Kingdom of the Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish ruler। अब देखिए ज्यूसेप मैज़नी जो था वो अपने बड़ी संख्या में जितने भी वॉलंटियर्स थे उनके साथ दक्षिण की ओर चला इटली में, और जो टू सिसली का जो किंगडम था वहाँ पे, और इसके अलावा वहाँ के जो लोकल किसान थे, स्थानीय किसान थे, उन सब का समर्थन गैरीबाल्डी को प्राप्त हुआ, और जिनकी हेल्प से वो स्पेनिश जो रूलर थे, स्पेन के जो शासक थे, उनको वहाँ से हटाने में सक्सेसफुल हुआ। इन 1861 विक्टर एमेनुअल सेकंड वॉज
प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और विक्टर एमेनुअल सेकंड को 1861 में यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था। तो इटली का जो राजा है, मतलब एकीकृत इटली का जो राजा है, उसका कौन था? वो विक्टर एमेनुअल था, और उसको कब बनाया गया था? 1861 में उसको राजा घोषित किया गया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब हम ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार से हमने पढ़ा है कि जो आपका ये था जर्मनी था, वो भी फ्रेगमेंट हो रखा था, उसके भी टुकड़े हो रखे थे हुए थे, और इटली भी ऐसे ही अलग अलग राजाओं के पास में था। तो सेम यहाँ पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी ऐसा ही हुआ था। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्यों का जो निर्माण हुआ वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पीरियर टू द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी से पहले यहाँ कोई भी नेशन नहीं था, कोई भी राष्ट्र यहाँ पर नहीं था। बट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द इंग्लैंड नेशन। परंतु जब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, ये भी आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था, जिसके कारण उसकी आर्थिक समृद्धि हुई। विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइसलैंड्स। और अपने व्यापार के हेल्प से, व्यापार की सहायता से और अपने धन की सहायता से वो दूसरे जो द्वीप थे उनमें अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हुआ था। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict, emerged as an instrument through which a nation state with England as its center came to be formed। और इस प्रकार से 1868 में यहाँ पे जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसकी सारी की सारी शक्तियों को मोनार्ची से छीन करके, सारी की सारी मीन्स राजतंत्र से सारी की सारी शक्तियाँ छीन करके पार्लियामेंट को दे दी गई थी। और इस प्रकार से द एक्ट ऑफ यूनियन 1717 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस प्रकार से एक संघ बनाया गया। ये किस किस के बीच में बनाया गया था? एक्ट ऑफ यूनियन। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में बनाया गया था। और बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बीच में और स्कॉटलैंड के बीच में, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जिसका परिणाम क्या हुआ? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का परिणाम ये हुआ कि इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हो गया था। Formerly, Ireland was a country deeply divided between Catholics and Protestants. Later, in 1801, it was forcibly incorporated into the United Kingdom. देखिए, पहले आयरलैंड जो था वो देश जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। देखिए, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनके भी आगे दो ग्रुप्स हैं, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट। इनके अलग अलग बिलीफ होते हैं। कैथोलिक वो लोग होते हैं जो पुरानी बातों में, बाइबल में जो लिखा गया है उसमें विश्वास करते हैं, और प्रोटेस्टेंट वो होते हैं जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। तो बाद में इन 1801 इट वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। और आयरलैंड को 1801 में ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आयरलैंड को कब मिक्स किया, कब मिलाया गया था यूनाइटेड किंगडम में? 1801 में इसको यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया था। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन वर द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वर actively promoted, and the older partners survived only as subordinate partners in the यूनियन। अब देखिए, ब्रिटेन के सिंबल्स क्या बनाए गए थे, इसके प्रतीक क्या बनाए गए थे, मीन्स जो नया ब्रिटेन बनाया गया था
उसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने एक ब्रिटिश फ्लैग बनाया, अपना जो ब्रिटिश झंडा है वो बनाया, नेशनल एंथम इन्होंने अपना बनाया, राष्ट्रीय गान जिसको कहा जाता है, और इसी प्रकार से इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को इन्होंने सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। और जितने भी इनके पुराने अधीनस्थ थे, इनके कंट्रोल में जो इनके पार्टनर्स थे, उन सभी को जीने का अधिकार यहाँ पे दिया गया था। नाउ विजुअलाइजिंग अ नेशन, एक राष्ट्र का दृश्य, मतलब एक राष्ट्र का क्या दृश्य है या कैसे दिखाया जाता है उसको। इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी आर्टिस्ट स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग आर नेशन बाय पर्सनिफिकेशन। देखिए 18th और सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में जितने भी कलाकार थे, उन्होंने एक राष्ट्र का मानवीकरण करना शुरू कर दिया था। यूजुअली अ नेशन वॉज पर्सनिफाइड एज अ वीमेन। मोस्टली क्या होता था कि एक राष्ट्र को एक महिला के रूप में दिखाया जाता था। इन अदर वर्ड्स द फीमेल फिगर बिकेम एन एल्ग्री ऑफ द नेशन। एल्ग्री का मीन्स यहाँ पे होता है, जैसे हिंदी में रूपक अलंकार होता है, यहाँ पे एल्ग्री वही वर्ड यूज़ किया गया है, रूपक के लिए यूज़ किया गया है कि एक राष्ट्र के लिए एक महिला का फिगर बनाया जाता था। यहाँ पे हम टू ऐसे ही फीमेल एल्ग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ मारियाना। मारियाना जो है वो फ्रांस के लिए है, और इसी प्रकार से जर्मेनिया जो है वो जर्मन के लिए है। इन फ्रांस मारियाना वॉज अ सिंबल, was a female allegory which represented the idea of a people's nation। मारियाना एक महिला रूपक के रूप में यहाँ पे यूज़ की गई है, जो कि लोगों के राष्ट्र का विचार प्रस्तुत करती है। हर स्टेटस वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द पीपल ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। और इसको जो सार्वजनिक जगहें थी वहाँ पे इसको लगाया गया था, इसकी पिक्चर्स को वहाँ पे लगाया गया था, ताकि लोगों को अपने नेशन के सिंबल के बारे में पता चले, उनकी एकता के बारे में पता चले और अपनी पहचान के बारे में उनको पता चले। मारियाना इमेजेस वर मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। मारियाना की जो इमेजेस थी उनको स्टैम्प्स के ऊपर और कॉइन्स के ऊपर, सिक्कों के ऊपर भी दिखाया गया था। और सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन। और इसी प्रकार से जर्मेनिया जो है वो जर्मन नेशन की प्रतीक हैं। शी इज़ रिप्रेजेंटिंग एज वियरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। और उनको ओक के ट्रीज़ का वो क्राउन, एक ताज पहने हुए दिखाया गया है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। जैसे कि जर्मन में ओक का जो ट्री है उसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो यहाँ पे जर्मेनिया को ओक का क्राउन पहने हुए दिखाया गया है। नाउ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। दाउ ऑल कंट्रीज एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। यद्यपि सभी देशों ने जो राष्ट्रीय राज्य का जो विचार था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। द पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ऑन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। और सभी लोग अपने अपने तरीके से राष्ट्रवाद की परिभाषा कर रहे थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the region called the Balkans, which presented a unique example of how the rebellious nationalities in Balkans struggled to get back their long lost independence। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी यूरोप में, राष्ट्रवादी जो टेंशन थी यूरोप में 1871 के बाद, वो था बाल्कन क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सारे के सारे जितने भी नेशनलिस्ट थे, रेबिलियस नेशनलिस्ट थे, वो मतलब अपना अपना अधिकार इन क्षेत्रों में ये लोग करना चाहते थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए ये लोग लड़ रहे थे। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मेंटेनिग्रो। बाल्कन जो क्षेत्र है वो भौगोलिक रूप से अनेक अलग अलग जातीय समूहों का बना हुआ है, जहाँ पे रोमानिया के, अल्बानिया, ग्रीस के अलग अलग लोगों का समूह है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन वर नोन एज स्लाव्स। और यहाँ के जो वो थे
निवासी थे उनको स्लाव्स कहा जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और यहाँ का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो ऑटोमन राजाओं के कंट्रोल में था। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द बाल्कन रीजन, imperial powers of Europe wanted to extend their control over the region, so they competed with one another। अब इसके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र था ये, और इसकी पोजीशन को देखते हुए जितने भी इम्पीरियल पावर्स थी, जितने भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, वो यहाँ पे अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहती थी। इस कारण से वो एक दूसरे के साथ स्पर्धा कर रहे थे, विच रिजल्टेड इन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट अमंग दीज पावर्स, और जिसके कारण इन जो ये शक्तियाँ थी इनमें आपस में संघर्ष शुरू हो गया। The domination of other powers separated the power of the Balkans from each other who belonged to one ethnic group, और इस प्रकार से दूसरी शक्तियों के प्रभुत्व के कारण बाल्कन के जो लोग थे वो अपने आप को अलग महसूस करने लगे। जो एक ही जनजातीय समूह के लोग थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिस्ट आइडियाज़ इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पर रूहानी राष्ट्रवादी विचार फैल रहे थे, तो इससे और इसके कारण ही ऑटोमन एम्पायर जो था उसका भी बिखराव हो गया था उसमें, और इससे परिस्थितियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो गई थी। Balkan areas thus became an area of tension, conflict, which led to a series of war in the region and finally the First World War। और इस कारण से बाल्कन क्षेत्र जो था वो एक बहुत ही लंबे संघर्ष का कारण बन गया था। इस क्षेत्र में लंबे समय तक युद्ध होते रहे और जिसका रिजल्ट निकला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ था, 1914 में हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक के बीच में ये वॉर चला था। उसके बाद नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिज़ास्टर इन 1919, और इस प्रकार से राष्ट्रवादियों का इंपीरियलिज्म के साथ युद्ध होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा विनाश हुआ। और इन द 19th सेंचुरी द एंटी इंपीरियल मूवमेंट डेवलप्ड एवरीवेयर were nationalists in terms of like they struggle to form independent nation states inspired by collective national unity। और लोगों ने क्या किया, अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करना शुरू किया, अपने आप को वो इंडिपेंडेंट राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए और अपनी सामूहिक राष्ट्रीय पहचान के लिए उन्होंने संघर्ष किया। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर रिप्लिकेटेड इन देयर ओन स्पेसिफिक मैनर। अब यूरोप के जो राष्ट्रवाद के जो विचार थे उनको अपने अपने तरीक़ों से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। बट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल एंड नेचुरल। परंतु राष्ट्र राज्य का जो विचार था उसको सार्वभौमिक रूप से और प्राकृतिक रूप से स्वीकार किया गया था। देखिए अब इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है इस चैप्टर से रिलेटेड। एक तो एब्सोल्यूटिस्ट होता है, निरंकुशवाद, एक ऐसी सरकार जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। दूसरा है यूटोपियन, यूटोपियन एक ऐसा समाज जिसका वास्तव में होना संभव नहीं है। प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह जिसको कहा जाता है, a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal। जनमत संग्रह मीन्स ऐसा वोट देने का अधिकार जिसमें लोगों को उनके प्रपोजल को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए पूरी अथॉरिटी होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।